बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम के आगाज पर आपको बताएंगे कि वजीर खजाना असद उमर की ज़ेर सदारत ECC का निहायत अहम इजलास, इकबाल सैद अहमद और एंग्रो के लिए एक बहुत बड़ा बॉम्बशेल। LNG टर्मिनल इंसानी जानों के लिए खतरा है, किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। ECC ने मैरीटाइम को पोर्ट से टर्मिनल हटाने की स्टडी करने की हिदायत जारी कर दी। ये भी आपको बताएं कि ये टर्मिनल नफा देने की बजाय हर साल $14 मिलियन का नुकसान देंगे। ECC के होने वाले इजलास में सनसनीखेज इंकशाफात आप तक भी पहुंचाएंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब जब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि करतारपुर बॉर्डर को खोलने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान कल यानी कि बरोज बुध को संगे बुनियाद रख देंगे। साबिक भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू भारतीय वफ्द के हमरा वाहगा के रास्ते लाहौर पहुंच गए। दुनिया भर से बड़ी तादाद में सिख यात्री भी इस तकरीब में शिरकत करने के लिए नारोवाल पहुंच चुके हैं। इमरान खान साहब ने 3 माह पहले जो बीज बोया आज वो पौधा बन चुका है। करतारपुर राहदारी खोलने का वादा पूरा करने पर इमरान खान का शुक्रगुजार हूं, नवजोत सिंह सिद्धू ने मीडिया से गुफ्तगू की। इस पर बात करने के बाद जब प्रोग्राम के तीसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि तहरीक इंसाफ हुकूमत का कौमी तालीमी पॉलिसी का ऐलान, 2.5 करोड़ बच्चों का स्कूलों में दाखिला पहला हदफ मुकर्रर कर दिया गया। इस्लामाबाद के 27,000 बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, उनके दाखिलों के लिए पायलट प्रोजेक्ट का आगाज भी कर दिया गया। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की जानिब से तालीमी पॉलिसी के ऐलान की इस तकरीब में आमिर मतीन भी मौजूद थे। इन्हीं से जानेंगे कि मुल्क में यकसा निसाब और यकसा निजाम तालीम का निफाज किस हद तक मुमकिन हो सकेगा। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि तहरीक इंसाफ के वज़रा ने अपनी 100 डेज की कारकर्दगी की रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को भिजवा दी। वज़ीर मुमलिकत बराए मवासलात मुराद सईद ने कौमी खजाने को किफायत शुआरी की मद में 3 अरब 72 करोड़ रुपए का बड़ा फायदा पहुंचाया। इस पर डिटेल से बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसान ने लंदन में डैम फंड रेजिंग की तकरीब से खिताब किया। मगर यहां पर बात यह भी हुई कि कौम अगर इजाजत देगी तो मोबाइल कार्ड पर डैम फंड की सूरत में टैक्स लगाया जा सकता है। यह टैक्स होना चाहिए, इसका निफाज होना चाहिए या फिर नहीं, इस पर भी डिबेट करेंगे। मगर सबसे पहले बहुत बड़ा बॉम्बशेल तो हमारे पास ECC के हवाले से आमिर साहब उस पर बात करेंगे। मगर उससे पहले करतारपुर बॉर्डर को खोलने की तैयारियां जो मुकम्मल हो गई हैं, भारतीय वफ्द भी आ गया, नवजोत सिंह सिद्धू साहब भी आ गए, कल तकरीब होने जा रही, संगे बुनियाद रखा जाएगा। आइंदा आने वाले सालों में किस हद तक आप समझते हैं कि एक संगे मील की बुनियाद करतारपुर बॉर्डर नहीं हम खोल रहे हैं, वहां पे करतार राहदारी वहां पे खोल रहे हैं, हम एक्सेस दे रहे हैं इंडियंस को, खास तौर पे सिख कम्युनिटी को, कि वो बाबा जी गुरु नानक की जो मरण स्थान है करतारपुर साहब में जो उनकी मड़ी है उसको वो विजिट कर सकें। तो है तो बहुत बड़ी खबर। सारा आजकल आ चुके, सिद्धू साहब भी आ चुके हुए हैं, भारतीय सहाफ़ी भी आ रहे हैं, हमारा मीडिया, इंडिया का मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, सबसे बड़ी खबर तो ये बन गई है। मगर जिस तरह हम पहले भी ये खदशात का कल भी इजहार कर रहे थे कि ये कर तो दिया है बादल नखास्ता इंडिया ने, मगर अब वो फुट ड्रैगिंग जो है ना, वो 2 कदम पीछे हटने वाले आहिस्ता आहिस्ता इशारे शुरू हो गए हैं। पहले तो ऑफ कोर्स उन्होंने, सुषमा स्वराज ने इनकार कर दिया कि मैं नहीं आऊंगी, और उनकी जगह पे जो ऑफिशियल डेलीगेशन जो आ रहा है तो वो हरसिमरत कौर अकाली दल की, जो ये अकाली दल की पहले बीजेपी की गवर्नमेंट थी, ये अभी जूनियर मिनिस्टर हैं, वो बादल प्रकाश सिंह बादल साहब की ये बहू हैं। दूसरा बीजेपी के हरदीप पुरी हैं, ये डिप्लोमेट हैं। तो 2 जूनियर वजीर को वो ऑफिशियल डेलीगेशन में भेज रहे हैं। मजे की बात है कि ऑफिशियल डेलीगेशन में तो ये 2 वजीर आ रहे हैं। नवीद जो सिद्धू साहब है उनको उन्होंने ऑफिशियल डेलीगेशन में नहीं डाला, वो अपनी जाती हैसियत में आ रहे हैं, इमरान खान के दोस्त के तौर पे एज ए पर्सनल गेस्ट आ रहे हैं। उनको, वो भी वजीर हैं पंजाब के अंदर और कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहां पे, उनको ऑफिशियल डेलीगेशन में नहीं डाला लगा। उन्होंने कहा जी आप जो है ना सरदार जी आप अपने ऑन योर ओन है, तो वो अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में आ रहे हैं। जिससे थोड़ा सा रुक जाए सर, वो प्राइवेट कैपेसिटी में नहीं आ रहे, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के, जैसे आपने पहले कहा, उनके गेस्ट की शक्ल, स्टेट गेस्ट हैं दूसरे लफ्जों में। अगर हमारे लिए स्टेट गेस्ट है, मैं कह रहा हूं उनकी उनका मसला है कि वो कैंसिल है, अदरवाइज वो मतलब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर किसी को इन्विटेशन दे, किसी भी मुल्क का बुलाए,
सियासतदान हो या कामना हो उसको बुलाया जाए। तो अगर नो ऑफेंसेस टू दीज टू मिनिस्टर्स, ऑनरेबल मिनिस्टर जो इंडियन आ रहे हैं, देखा जाए तो सिद्धू साहब का स्टेटस बड़ा बनता है कि उनको तो ऑफिशियली तौर पर फॉरेन ऑफिस ने उनको किया ना, उनको रिक्वेस्ट किया कि आप आए, या उन्होंने खुद नॉमिनेट किए। यहाँ से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का गेस्ट बन के आना, इट्स अ बिट हायर। ये हमारे लिए जो है ना, हमारे गेस्ट जो प्राइम मिनिस्टर के गेस्ट सिद्धू साहब हैं, मगर एक मुल्क से 3 वजीर आ रहे हैं, 2 वजीरों को जो कि पंजाब में, याद रहे मैं बता रहा हूं, वहां कंफ्यूजन, वहां अजीब एक जो मजाक से ही बन गया कि 2 वजीर जो आ रहे हैं ऑफिशियल डेलीगेशन के तौर पर आ रहे हैं, तीसरे को उन्होंने कहा कि आप ऑफिशियल का हिस्सा नहीं है। पंजाब में जो अपोजिशन है उसको उन्होंने ऑफिशियल डेलीगेशन बना दिया है। अकाली दल पार्टी और जो बीजेपी पार्टी है वो सरकारी डेलीगेशन का हिस्सा है। जो पंजाब की गवर्नमेंट जो है, कांग्रेस की जो है, उसके सिद्धू साहब जो हैं उनको ऑफिशियल डेलीगेशन करनी, मतलब तीनों दिल्ली राजधानी तो दिल्ली राजधानी तो ऐसे करेगी ना। नहीं, मजीद जो है, मजीद ये है कि कांग्रेस पार्टी की जो पंजाब में गवर्नमेंट है उसके वजीर सिद्धू साहब तो आ रहे हैं, मगर उनके जो पंजाब में चीफ मिनिस्टर है अमरिंदर सिंह साहब ने, उन्होंने पूरे ही यू टर्न मारा है। उन्होंने जो आज बयान कल दिया है वो जो है मैं समझता हूँ वो एक थोड़ा सा बैड टेस्ट में है कि हम एक जेस्चर दिखा रहे हैं, ये हम पाकिस्तान की तरफ से ये चीज की गई है कि हम आपको राहदारी देते हैं, एक बड़ा जेस्चर है। उसकी वो जो उद्घाटन करते हुए, इनॉग्रेशन करते हुए उन्होंने वो उस वक्त ऐसे अल्फाज नहीं करने चाहिए। उन्होंने फॉर एग्जाम्पल कहा कि जी मैं इसलिए वहां पाकिस्तान में नहीं जा रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान एलओसी के ऊपर फायरिंग करता है और यहाँ आईएसआई के टेररिस्ट आते हैं, और जी वहां पे जो अभी रिसेंटली अमृतसर में हमला हुआ है उसके सबूत हमें नहीं पेश किए, वो भी उन्होंने डाल दिया आईएसआई के ऊपर। और साथ में उन्होंने बड़े सख्त ये बयान भी 2-3 दे दिए हैं कि जी ये कश्मीर से जो है ना टेररिज्म ये पंजाब में करने की है। ये एक तरफ इनॉग्रेशन कर रहे हैं डिप्लोमेटिक, जो कि हमारी एक अच्छी चीज का जो है जो हम करने जा रहे हैं उसका उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने क्या करना है वो कि जी हम अपनी राहदारी तो हम दे रहे हैं, उनकी तो राहदारी कुछ नहीं है। इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं अपनी साइड पे, जो उन्होंने सड़क थोड़ी सी बनानी है, और उस पे जाके एडवर्स जुमले, सख्त जुमले। साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि इमरान खान जो है, ये एनडीटीवी को इंटरव्यू जो दिया उसमें कहा कि जी ये इमरान खान पता नहीं फौज इमरान खान को चला रही है या इमरान खान फौज को चला रहे हैं। तो वो काफी सख्त किस्म का इंटरव्यू ऐसे मौके पे बेसिकली वो, हालांकि अपोजिशन, कांग्रेस पार्टी अपोजिशन में है सेंटर के अंदर और ये अपोजिशन की पार्टी की पंजाब में हुकूमत है, मगर वो जुबान बोल रहे हैं इंडियन एस्टेब्लिशमेंट की, इंडियन मिलिट्री की और बीजेपी की। अपोजिशन में के चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद जो है, याद रहे कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, वो रिटायर्ड फौजी हैं, और कहीं ना कहीं आके जो है अंदर का फौजी जाग जाता है और वो बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट की बातें कर रहे हैं। तो उससे जो सारा पहला अभी शुरू ही नहीं हुआ ये सिलसिला, क्योंकि इसके आगे क्या है, आगे ये फैसले होने हैं कि जनाब आपस में एसओपीज क्या होंगे, एग्रीमेंट पाकिस्तान इंडिया कैसे होगा, वो सिक्योरिटी की वहां पे क्या अरेंजमेंट होगी, यहां से जब लोग आएंगे तो क्या परमिट लगेगा नहीं लगेगा, पैसे अलाउ करेंगे नहीं लगेंगे, कितनी देर रह सकते हैं। सो ये मामला तभी तय होने जिसके अंदर वो फिर रोड़े अटकाना चाहे तो वो रोड़े अटकाए जा सकते हैं। तो वो अभी इससे पहले कि हम उस पे आते, निटी ग्रिटी पे आते, तो पहले ही नजर आ गया है कि ये सारा इतना बड़ा जो जेस्चर था उसके अंदर जो है ना दरारें उन्होंने डाल दी हैं, पहले ही डाल दी हैं। और मैं समझता हूँ बैड टेस्ट में है, क्योंकि बिल्कुल इसका डिप्लोमेटिक एक अपना ब्रेक थ्रू, सिद्धू साहब तो बहुत ज्यादा पॉजिटिवली देख रहे हैं इसको, बड़ा ऑप्टिमिस्टिक होकर देख रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान का ये अमन के लिए ब्रेक थ्रू हो सकता है, मगर उनकी एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल दूसरी तरफ पे, दूसरे एंड पे खड़ी हुई है कि बादल नकास्ता बर्दाश्त करना पड़ रहा है कि सिखों को पैसिफाई कर सकें। मगर वहां पे उनके जो दूसरा फाइनली क्लास साहब इससे पहले कहें, उनका जो मीडिया है, यहां तो 20 पाकिस्तान ने मजीद जेस्चर दिखाया है कि 20 उनके टॉप जर्नलिस्ट जो है ना उनको यहां पे बुला रहे हैं। वो मेरी इत्तला भी, मेरी तर्जुमान से बात हुई है फॉरेन ऑफिस के, वो कह रहे हैं कि लाहौर पहुंच गए हैं और यहाँ प्राइम मिनिस्टर भी उनको मिल रहे हैं, और शायद अगर टाइम मिल सका तो फॉरेन मिनिस्टर भी उनके लिए डिनर करेंगे। मगर वहां जो इंडियन मीडिया है वो इतना हॉस्टाइल हमेशा की तरह इसको पाकिस्तान की साजिश देख रहा है, और वहां ये कहा जा रहा है कि सिद्धू जो है ना वो कोई ट्रेटर साहब, सिद्धू साहब जो ट्रेटर हैं, और अमरिंदर सिंह ठीक बात कर रहे हैं, और जो है सिद्धू जो है ना वो बागी है। तो वहां पे बस होता ये है
کہ جب آپ اس طرح کی نفرت آمیز قسم کی ہیٹرڈ پہ بیس جو ہے کسی ملک کے متعلق کرتے ہیں تو وہ اس کے بعد وہ آپ اس کا خود ہی اس کے قیدی بن جاتے ہیں. پھر آپ اپنی پالیسی جو انڈیا کے لیے یہ پرابلم ہو جائے گی کہ اتنی جو ہے فلیکسیبلٹی نہیں پھر رہتی. پھر ہمارے ہاں یہ 20-30 سال پہلے ہوتا تھا کہ ہم بھی اتنی زیادہ وہ بولا, اب ہمارے ہاں اس طرح کا نہیں, ہم بڑے نارمل لوگ ہوں گے, ہم دیکھتے ہیں ہمارے مفاد میں کیا ہے, سوٹ کرتا ہے تو ہم پالیسی چینج کر سکتے ہیں. انڈیا کے لیے اتنا اینٹی پاکستان وہ ہائپ کریٹ کر کے میڈیا کے جب کر دیتا ہے پھر ان کے لیے پالیسی تبدیل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اگر ان کے اپنے مفاد میں بھی ہے تو بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک نظر آ رہا ہے. سو مجھے یہ ایک بڑا اچھے جیسچر کے اندر جو ہے نا تکلیف دہ بات ہے کہ پہلے رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں. پہلے ہی آنا شروع ہو گئے. جی اخلاص صاحب. عامر صاحب, مجھے تو ان کے چیف منسٹر صاحب کا جو ابھی آپ نے بیان ان کا بتایا ہے یہ انڈرسٹینڈبل بھی ہے. بعض چیزیں مطلب انسان ہیں, ہم بھی فیل کرتے ہیں اپنے پروفیشن میں, ہمیں بھی ایک دوسرے سے جیلسیز فیل ہوتی ہیں. اب کہیں کہ نہیں ہوتی, خدا نے رکھی ہوئی ہے, مطلب قدرت کا ایک ہے. ہوا یہ ہے کہ سدھو صاحب کو وہاں سکھ کمیونٹی میں ایک اچانک ایک بوسٹ ملا ہے. اب سدھو صاحب بھی پولیٹیشین ہے وہاں پہ, صاحب زیر وزیر بھی ہیں اس پہ. ایک ان کو انڈین میڈیا نے جتنی بیشنگ کی ہے, جو بھی کیا ہم دیکھتے رہے, انفارچونیٹ, اور ایک اکیلا سردار پورے ہندوستان سے ون ورسز دا ریسٹ والی سچویشن تھی. لیکن سردار کی رونق لگائی ہوئی ہے, سردار کو یہ داد دیں, زبان شاعری, یہ تو پھر سدھو صاحب کا کمال ہے نا. ہم یہ خود ان کے بڑے فین ہیں. یہ تو داد دینا کہ پورے ہندوستان سے اکیلا سدھو صاحب لڑے ہیں, اکیلی جنگ لڑی ہے انہوں نے. عرب لوگوں سے مہابھارت جو تھی نا وہ سدھو صاحب نے اکیلے لڑی ہے وہاں پہ. یہ ان کو داد دیں. اچھا کیا پاکستان نے اور پاکستان کی میں کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ نے, جنرل باجوہ صاحب نے, کہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ سدھو صاحب کو کم از کم لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیا گیا, کہ یہ نہیں کیا گیا کہ پیچھے سے جو طریقہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا چلو جی لڑانا تھا, دکھانا تھا, وہ انڈینز کا آپس میں ڈیبیٹ شروع ہو گئی. ہم نے جتنا شو دیکھنا تھا, ہم نے ٹکٹ میں مزے لینے تھے, ایک ہی ٹکٹ میں 2-3 مزے ہم نے لے لیے. اب ہم نیچے سے سیڑھی کھینچ لیتے ہیں, جو دنیا میں بعض ممالک کرتے ہیں. تھینکس گاڈ کہ ہم نے یہ نہیں کیا, کہ ہم نے جو انہوں نے جنرل باجوہ صاحب نے اور عمران خان صاحب نے جو ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی اس کو پورا کیا. ہوا یہ ہے اب سدھو صاحب جو مجھے لگ رہا ہے, جسٹ ایک پولیٹیکل رپورٹر کے طور پر اسیسمنٹ ہے, آئی میں گو رانگ, کہ سدھو صاحب اب اگر یہ چیزیں کھلتی ہیں جو کھل رہی ہیں, جو لائم لائٹ ہے پالیٹکس کی پنجاب کی, وہ اس کا ساری جو روشنی ہے نا, مرکز جو ہے نا, نیوکلس, وہ سدھو صاحب نے ہونا ہے. سو موجودہ چیف منسٹر صاحب مائٹ بی تھنکنگ کسی سٹیج پہ کہ حضور یہ تو میرا درخت کاٹنے والے ہیں, یہ تو میری کرسی لینے والے ہیں, کال کو اگر الیکشن, سدھو صاحب تو ایک اسی چیز پہ بارات کا جو لاڑا ہے نا, جو دلہا ہے, وہ سدھو صاحب ہے. مطلب پاکستانی میڈیا کا فوکس وہ سدھو صاحب پہ ہے. انڈین کا میڈیا کا whether you like him or hate him, but he is the center of debate. اب ان کے چیف منسٹر صاحب کو میرا یہ خیال ہے کہیں نہ کہیں پہ تھریٹ فیل ہونا شروع ہو گئی ہے کہ اگلے الیکشن میں ہو سکتا ہے کانگریس بھی دیکھے گی کہ پاکستان میں اتنا سارا ایک اچھی گڈ ول ان کو ملی ہے, سکھ کمیونٹی اتنی بڑا وہاں پہ, ایک پورا پنجاب ہے آپ کے پاس, وہاں پہ ان لوگوں نے آنا جانا ہے, تو وہ بھی اس پہ سدھو صاحب کے گرد وہ گھومنا شروع کریں گے. تو کسی سٹیج پہ کانگریس بھی تو سوچ سکتی ہے نا, راہل گاندھی ہوں, سونیا گاندھی صاحبہ ہوں, کہ ہم ایسا بندہ کیوں نہ لائیں وہاں پہ اس میں یہ پنجاب میں, انڈین پنجاب میں, کہ جس کی اس سکھوں میں بڑی اچھی گڈ ول ہے, جو اکراس دا بارڈر پاکستان میں جس کی رسپیکٹ ہے, جس کے اندر ہیٹریڈ اس طریقے کے نہیں ہے. سو ہی کین پلے برج رول. سو میرا خیال جو انہوں نے باتیں کی نا, یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں, آپ والی پارٹی کے ٹائمنگ کا مسئلہ ہو سکتا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ اس کا اچھا کیا کہ ہماری سائڈ سے کسی نے رسپانڈ نہیں کیا. وہ کہتے ہیں نا بعض دفعہ آپ اپنے اپننٹس کو ان کو رسپانڈ کر کے ان کی اہمیت کو بڑھاتے ہیں. سو اچھا ہوا چیف منسٹر صاحب نے جو کچھ بھی کہا, یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہے جی کہ پاکستان میں یہ لوگ فلاں کرتے ہیں تو یہ یوں کرتا ہے, تو سیاستدان ایسے کرتے ہیں, تو فوج ایسے کرتی ہے, تو آئی ایس آئی ایسے کرتی ہے. فیئر انف, بیڈ ٹیسٹ میں ہو سکتا ہے, لیکن اپنا نقصان کریں گے. مجھے فیل ہو رہا ہے کہ اگر انہوں چیف منسٹر صاحب نے یہ بیانات جو دیے ہیں, اس سے وہ اپنا ہی نقصان کر بیٹھیں گے, کیونکہ یہ پاپولر ڈیمانڈ انڈین سکھ کی طرف سے تھی. کوئی پاکستان کی طرف سے, پاکستان کے سکھ تو جب چاہیں بس لیں, ٹیکسی لیں, وہ چنکی رکشہ لیں, سائیکل لیں, پیدل جائیں, وہ جائیں اور وہاں پہ عبادت کریں, ان کو تو مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ تو کینیڈا سے آنے والوں کو تھا, مسئلہ جو امریکہ کے ان کے سکھ بھائی ہیں یا ان کے پورا ان کا پنجاب ہے. اب وہ ان بیانات کو نیگیٹولی دیکھیں کہ اگینسٹ دا چیف منسٹر آفس جو انڈین پنجاب کے. سو اس میں ان کو جس نے ان کو ایڈوائس کیا ہے نا, ان کو وہاں پہ وہ میرا خیال بیڈ ایڈوائسز ہیں. اس وقت آپ کو سدھو سے اگر آگے بڑھنا ہے نا, تو پھر آپ کو یہی لائن لینی پڑے گی, اس کے اپوزٹ جائیں گے یو ول لوز. وہ کیپٹن امریندر سنگھ جو ہے نا, وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا ٹائٹ روپ پہ, وہ اس وقت ٹائٹ روپ پہ چل رہے ہیں. وہ 4-5 لوگوں کو خوش کر رہے ہیں. سب سے بڑا ان کے لیے امپورٹنٹ ہے سکھ کمیونٹی.
वो कि सिखों के ज़ाहिर है गुरु नानक के साथ अकीदत है, कोई भी और खास तौर पे जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हो वही नजर आया कि किस तरह की मूव को अपोज कर रहा है, वो भी नहीं, अब उनको भी वो खुश कर रहे हैं, वो सेंटर को जो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट को भी खुश कर रहे हैं कि जनाब ये देखिए टेररिज्म आ रहे हैं आईएसआई के खिलाफ बयान दाग करके, और बीच में कश्मीर इशू लेके आके उनको भी खुश कर रहे हैं। साथ में वो जो आप कह रहे हैं कि उनको प्रॉब्लम इंसिक्योरिटी भी हो सकती है, साथ में प्रॉब्लम क्या हुई है, मजेदार बात ये हुई है कि जब वहां पे इसकी इनॉग्रेशन हो रही थी उनकी साइड से राहदारी की, तो वहां उनको ये प्रॉब्लम, वहां ये लड़ाई भी हो गई कि अपोजिशन के लोग भी थे वो भी नाम लिखवाना चाह रहे, प्रकाश सिंह बादल साहब की जो अकाली दल की पार्टी के, उनके लोगों के नाम लिखे हुए, उनका नहीं इनके नाम क्यों कर रहे हैं। सो वो इसका क्रेडिट भी लेना चाहते हैं मगर उससे डिस्टेंस भी कर रहे हैं। तो उसके अंदर एक मैं समझता था, मैं उनको बड़ा इंटेलिजेंट आदमी समझता था, मगर सारे उसमें इस कम अक्रॉस एज अ वेरी कंफ्यूज्ड पर्सन, इनसिक्योरिटी ऑफ द ऑफिस, सिंपल, ट्राइंग टू प्लीज टू मेनी प्लेयर्स। और दूसरी मेरा ख्याल अच्छा काम किया, जरा हमें इमरान खान कल भी हमने अप्रिशिएट किया था और आज भी फिर दोबारा करते हैं, अच्छे 2-4 और इन्होंने काम किया इसी मूव को लेके जो इंपॉर्टेंट है, जो आज वहां पे इस वक्त मेरा ख्याल है वो जो उनके शाही किले में जो उन्होंने तकरीब रखी हुई है, जरा इस पे जरा बताते हैं कि एक बड़ा एक अहम स्टेप इन्होंने इंडियन डेलीगेट्स जो आए हैं उनको वेलकम करने और उनके रिसेप्शन के लिए जो कुछ हुआ है उस पे बात करते हैं। बड़ा अहम कदम भी उठाया गया है, उससे मुतालिक एक छोटी सी ब्रेक से वापस आके बात करेंगे, मगर गुफ्तगू का सिलसिला यहां से आगे बढ़ेगा तो ये भी आपको बताएंगे कि इकबाल ज़र अहमद और एंग्रो के लिए एक बहुत बड़ा बॉम्बशेल ईसीसी के इजलास में होने वाले सनसनीखेज इंकशाफात की मुकम्मल तफसील अपने देखने वालों के साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। क्लासा साहब, आप एक अच्छे कदम की बात कर रहे थे भारतीय साहब। अच्छे कदम ये है कि एक तो बाज़ दफ़ा हमें डर भी लगता है, कहने में हर्ज नहीं है कि माजी में भी कई दफ़ा हमारे जैसे लोग जो पीस लवर हैं, बहुत सारी बातें हमें सुनने भी पड़ती हैं। पाकिस्तान में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमें समझते हैं कि शायद हम ओवर एक्साइटेड हैं इंडिया के साथ रिलेशनशिप है। इंडिया में तो खैर ये तादाद बहुत बढ़ गया जो इसके खिलाफ हैं, तो हमारे जैसे लोग बाज़ दफ़ा इससे मायूस भी होते हैं कि माजी में भी बड़े बड़े स्टेप सामने देखे, मतलब बस ड्राइव जब आई थी उनकी मोदी साहब को, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये चीज़ें दोनों मुल्कों को देखना पड़ेंगी कि हर दफ़ा लोगों को हम मायूस करके भेजते हैं, 10-15 साल का गैप आता है और फिर हम उसके बाद फिर सारे खुश होना शुरू हो जाते हैं। जो लेटेस्ट था जो हमने देखा था जब यहाँ पे आए थे वाजपेयी साहब आए थे, बस वो लेके बहुत बड़ा जोश था, मुझे याद है उन दिनों चैनल तो इतने नहीं थे, साहब पीटीवी देख रहा था, लेकिन इवन देन बड़ी एक्साइटमेंट थी दोनों मुल्कों में, पाकिस्तान में भी कि चलें शायद नई शुरुआत हो रहा है। बड़े अच्छे स्टेप्स लिए गए थे जो बाद में कारगिल में जनरल मुशर्रफ साहब ने मेरा ख्याल है सैबोटाइज किए थे, वो हमारी बात के समझ खैर हो गया वो जो कुछ भी हुआ। उसके बाद हमने देखा फिर यहाँ मोदी साहब आए, नहीं सॉरी ये आए थे वाजपेयी साहब 2004 में आए, मुशर्रफ साहब आगरा में गए थे 2002 में, तो बड़े उस वक्त हम लोग बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं कि शायद कि ब्रेक थ्रू, क्योंकि हर बंदा वो कहते हैं एवरीबॉडी सिक ऑफ दिस एनिमिटी जो दोनों मुल्कों के दरमियान थक गए हैं, मतलब जहन बंदे के थक जाते हैं, नस्लें थक जाती हैं। तीसरी नस्ल है जो एक ही जंग लड़ रही है बल्कि ज्यादा बढ़ती जा रही है कम होने की वजह। दुनिया में कितने बड़े बड़े इश्यूज थे जो हल किए गए हैं, सॉर्ट आउट किए गए, नहीं इशू हल हो सका तो इन दोनों मुल्कों के दरमियान नहीं हो सका, पूरी दुनिया हुई है। अभी उसके वाजपेयी साहब आए 2004 में, यहाँ पे बड़े सारे हुए, फिर हमने देखा मनमोहन सिंह मुशर्रफ साहब के दरमियान अच्छी कुछ उस पर उनकी प्रोग्रेस हो रही थी, फिर उसके बाद मुंबई अटैक्स हुए, उसके बाद मेरा ख्याल है वो कहते हैं चिरागों में रोशनी आ रही, उसके बाद बड़ा इनिशिएटिव जो हम देख रहे हैं 2008 के बाद बिग इनिशिएटिव है तकरीबन 10 साल बाद। सो हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि इसको कामयाब होना चाहिए। आई एम ग्लैड जो आमिर बात कहते हैं ना ये बड़ी अहम है, हमारे इंडियन दोस्तों को समझने की जरूरत है। जितनी हेट्रेड हम देख रहे हैं ना इंडियन मीडिया में, इसका पाकिस्तान को नुकसान नहीं होगा, ये जहन में रखें। ये मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं यहाँ बैठ के बात करूँ पाकिस्तान से, जितनी नफरत आप फैलाते जा रहे हैं अपनी सोसाइटी में, इट विल किल यू। इतनी नफरत कोई सोसाइटी अफोर्ड नहीं कर सकती। आपके यहाँ कम्युनलिज्म ये बढ़ेगा, आपके अंदर स्ट्राइफ बढ़ेंगी, आपके अंदर लिंचिंग बढ़ेगी। हम ये नहीं कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, लेकिन आप जब इतना सारा एक नफरत बढ़ाते हैं अपनी सोसाइटी में और डेली एक बैशिंग शुरू करते हैं कि जनाब का हिंदुस्तान का जो भी मसला हो रहा है उसका सारा जिम्मेदार पाकिस्तानी है या पाकिस्तानी एजेंसी है या पाकिस्तानी लोग हैं, तो एक स्टेज पे जो लोग हैं उनको कथारसिस चाहिए, लोगों को कोई आउटलेट चाहिए कि मैं किस पे गुस्सा निकालूं। पाकिस्तान के साथ जंग तो हो नहीं सकती, दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, आपको पता है दोनों को। आप या तो फिर ये खुदा ना खासा दोनों मुल्क जंग करें कि कथारसिस हो,
کہ ہم نے ان کو مار دیا, وہ کہیں ہم نے آپ کو مار دیا, دونوں قوموں کو سکون آ جائے گا. جیسے ورلڈ وار سیکنڈ میں ہم نے دیکھا کہ 1-1.5 کروڑ بندہ مرا, پھر یورپ کو سکون آیا. وہ اگر ہو نہیں سکتا, اتنی نفرت جو آپ پھیلاتے جا رہے ہیں اور ہر چیز میں ذہن میں آپ نے ڈال دیا ہے کہ پاکستان انڈیا میں جو بھی چیز بری ہو رہی ہے وہ پاکستان کی وجہ سے ہو رہی ہے, تاکہ پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے وہاں کی وہ اپنی ذمہ داری سے وہ علیحدہ ہو جائے. اس کا انڈین سوسائٹی کو نقصان ہوگا. یہ زیادہ ملیٹنٹ مائنڈ ہوتے جائیں گے, انٹالرنٹ ہوتے جائیں گے, پھر آپس میں ان کی کمیونٹیز جو ہیں مختلف, اچھا اگین انڈیا بہت سارے مذہب ہیں وہاں پہ, بہت ساری ڈائیورسٹی ہے, لینگویجز ہیں, کلچر ہیں, ریجنل ان کے ایشوز ہیں. الٹیمیٹلی یہ سفوکیشن جو ہے ہم نے دیکھا وہاں پہ کہ انہوں نے جس طرح لنچنگ کی ہے, بہت سارے وہاں مسلمانوں کی لنچنگ ہوئی ہے, وہاں سکھوں کو مارا گیا ہے, ایون نچلی ذات کے جو تھے وہ ان کے اٹیک میں آئے ہیں. ریزن کہ ان کو آؤٹ لیٹ چاہیے. یہ نفرت جو آپ پھیلا رہے ہیں یہ انڈین سوسائٹی کے لیے زہر قاتل ہے. اگر وہ ان کو سوشالوجسٹ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ ایک لمٹ, ہمارے ہاں بھی مسئلے تھے جیسے عامر کہہ رہے ہیں, لیکن اب ہم نارمل ہیں. جتنی وہاں پرووکیشن ہو رہی ہے ہمارے یہاں اس کے مقابلے میں ہمارے بھی ہیں کچھ چینل 1-2 کر لیتے ہیں یہ چیزیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں آج جو انہوں نے ریسپشن دے رہے ہیں 2 ایونٹس بڑے اہم ہیں. اس وقت بھی میرا خیال ہے شاہی قلعے وہ یہ قلعہ جو لاہور ہے وہاں پہ ایک بڑی گرینڈ ایک دی جا رہی ہے, انہوں نے وہاں پہ جرنلسٹ کو اور ڈیلیگیٹس کو ایک گرینڈ ریسپشن دی جا رہی ہے. یاد رہے کہ یہ 4 سال ہو گئے ہیں موڈی گورنمنٹ کو, آج تک کبھی کسی پاکستانی جرنلسٹوں کو کسی کو کبھی نہیں بلایا گیا. بلانا چھوڑے, وہاں تو کچھ چلا بھی جائے وہ ڈنڈے لے کے آ جاتے, مارنے آ جاتے, وہ تو ہر ایک کو سمجھتے ہیں نا. وہ ان کا پاکستان کے بارے میں یہ بنا دیا کہ انڈین میڈیا نے خیر سے جو بھی کراس کرتا ہے وہ ایسا کا ایجنٹ ہے, اور اس کی جیب میں 2-4 بم اٹھایا ہے, 2-4 گرنیڈ اٹھا کے آ رہا ہے. اور ابھی دیکھ لیں, میں اس کو حیران ہو رہا تھا, ہمارا میڈیا بھی کرتا ہے, 2 لڑکیوں نے وہ تصویریں اپلوڈ کی ہیں. وہ آپ نے ایک نیا سکینڈل دیکھا ہے؟ جی وہ طلباء کے حوالے سے 2 وہاں پہ تبلیغی جماعت کے لڑکے تھے, وہ واگا بارڈر جا رہے تھے دیکھنے کے لیے, جو وہاں پہ وہ مقابلہ ہوتا ہے کہ کون زیادہ بڑا سلوٹ مارتے اور کس کی ٹانگ کتنی اوپر جاتی ہے. وہ جو مقابلہ ایک 70 سال سے ہم نے لگایا ہے اور دونوں ملکوں کو. ویسے اس کو مہربانی کریں اگر جنرل باجوہ صاحب کو انیشیٹو لیں, ماضی میں کچھ سوچا تھا, یہ بھی اس کو بھی اگر واگا بارڈر پہ جو کچھ ہوتا ہے نا سارا, کہ ایک الٹرا نیشنلزم کو دکھانے کے لیے جس طرح کے دونوں ملکوں کے لوگ بیٹھ کے وہ نعرے بازی کرتے ہیں, اس کو بھی ذرا تھوڑا سا اگر اسے کلچرل کوئی ایکٹیویٹی بنا لی جائے, کوئی ہماری طرف سے کلچرل لوگ چلے جائیں, کوئی میوزک ہو جائے, کوئی تھوڑا سا ڈانس ہو جائے, کوئی جھومر ہو جائے, علاقائی کوئی چیزیں ہو جائے ان کی طرف سے, انڈین پنجاب سے ہو جائے. انڈین پنجاب کلچر جو ہمارے کلچر جو بڑے رچ ہیں, تو ذرا اس طرح کی ایکٹیویٹی کی جائے جو روزانہ وہاں پہ ایک دوسرے کو جو مقابلے ہو رہے ہیں اگر ان کو کم کیا جائے. کہ کمنگ ٹو لاسٹ پوائنٹ, کہ آج وہاں پہ بڑی گرینڈ وہ جو دے رہے ہیں ریسپشن, اچھا کر رہے ہیں, چیف منسٹر بدار صاحب دے رہے ہیں, ان کی ٹیم کر رہی ہے, بالکل ان کو کرنا چاہیے تھا. عمران خان نے ان سے ملنا ہے, وہ ریسپشن میرا خیال ان کو دیں گے. ہمیں ٹیٹ فار ٹیٹ میں نہیں پڑنا چاہیے. تیاری کر رہا ہے کہ اگر ٹائم مل سکا, کیونکہ انہیں کرتارپور سے بائی روڈ شاید یہاں پہ آنا ہے, کہ اگر ٹائم مل گیا تو ان کو ڈیلیگیٹس کو اور جرنلسٹ کو فارن منسٹر جو ہیں وہ ایک ریسپشن دینے کی تیاری کر رہے ہیں. ہمیں ٹیٹ فار ٹیٹ نہیں کرنی, وہ کرتے رہے نفرت جی, آپ لگے رہے جی, منہ بھائی لگے رہو. آپ جتنی نفرت کا لیول نیکسٹ لیول بڑھا سکتے ہو نا آپ بڑھاتے. جیسے 2 لڑکے تھے, انہوں نے پکچر سل نہیں, گنڈا پور بارڈر کی تھی کلاس, وہ اس کی وہ بارڈر پہ لکھا ہوا ہے کہ فیروز پور اتنا رستہ ہے, دلی اتنا رستہ ہے. اردو میں لکھا ہوا, انڈیا میں اردو میں لکھا ہوا, انڈرسٹوڈ بات نہیں ملتا. انہوں نے پڑھا, خیر وہ میں چینل ان کی دیکھ رہا تھا, انہوں نے کیا کہا, انہوں نے یہ انتاک کیا کہتے ہیں, انتاک وادی کیا کہتے ہیں, آتنکوادی, وہ انہوں نے کہا جناب 2 دہشت گرد جو آ گئے ہیں دلی میں. وہ وہاں پہ تصویریں پاکستان کے اندر سے انہوں نے فیس بک پہ اپلوڈ کی. انہوں نے انڈین میڈیا نے رولا ڈال دیا پورے ہندوستان میں کہ 2 جناب دہشت گرد آ گئے ہیں, شام کو اپنے اس پہ سوئیے گا, ہمارے پہ نہ رہیے گا, خود سوئیے گا, کہ رہے ہیں 2 لڑکے آ رہے ہیں کہیں پہ آپ کو اڑا نہ دیں. اتنی آپ نے سلٹینٹی ڈال دیا, خوف ڈال دیا, چیزیں ڈال دی ہیں. تو میرا خیال ہے they are hurting their Indian society more than Pakistan. صاحب آپ کی پوائنٹ کو آگے لے جاتے ہوئے 2-3 دفعہ ہوا ہے کہ جب ان کے دور میں ٹھیک ہے ہمارے کارگل وغیرہ ہوا, مگر منموہن سنگھ نے اپنی دوسری گورنمنٹ کی جب آئی تو انہوں نے کوشش کی کہ انڈیا پاکستان سے پیس کر لیا جائے, تو اوفا کے بعد ریئیکشن آیا ایک دم سے, ان کو بیک آؤٹ کرنا پڑا. ابھی ریسنٹلی عمران خان کی جب گورنمنٹ کے آنے کے بعد انڈین اس کی طرف سے یہ بیان آ چکا ہوا تھا کہ یونائٹڈ نیشنز میں جو ہوگی تو ہمارے فارن منسٹر اور سشما سوراج کی آن دا سائیڈ لائنز ملاقات کا اناؤنسمنٹ کر دی تھی, مگر ایک دم ریئیکشن آیا بی جے پی کا, ہارڈ لائنرز کا, تو ان سے بیک آؤٹ کرنا بھی. تو اسی لیے اب ہاسٹیج بن جاتے ہیں, قیدی بن جاتے ہیں اپنے پروپیگنڈے کا. یہ نفرت کا جب یہ بہت زیادہ بیچ کرتے ہیں تو پھر آپ کے اپنے ہاتھ بن جاتے ہیں, تو اس کا فائدہ بالکل نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پہ پاکستان پہ ساری عمر یہ کہا جاتا تھا انڈیا کی طرف سے کہ جی دیکھیں ہم نے 2 نیشن تھیوری جو ہے نا وہ قطر میں اس کو دفن کر دیا. اب یہ جو موب لنچنگ ہو رہی ہے, مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے,
کہ جی وہ گائے کے نام پہ کبھی کسی نام پہ, اور یہ رام مندر بنانے کی جو وہاں پہ باتیں کر رہی ہیں, تو ٹو نیشن تھیوری تو جناح صاحب جو کہتے تھے, قائد اعظم جو کہتے تھے, وہ تو وہ پروو کر رہے ہیں کہ 2 قومیں تو انہوں نے اپنے ملک میں بنا دی, اور ان کے ہاں 18 کروڑ مسلمان ہیں. ایک بچے کو بھی نظر آتا ہے کہ یہ اتنے ریپریشن سے, اتنے اینٹی مسلم, صرف اینٹی پاکستان نہیں ہے, اینٹی مسلم, اس سے اس بچے کو نظر آتا ہے کہ اس میں سے کوئی ان کے اپنے لیے پرابلمز ہوگی, وہ ان کی پرابلم ہے. جہاں تک ہم نے, میرا خیال ہے کہ بہت یہ ہم اگر یو ٹرن لینا چاہیں یا فلیکسیبلٹی شو کریں, مشرف صاحب نے جو آگرہ میں اندر جو آفر کر دیا تھا کشمیر پہ, وہ حالانکہ انہوں نے کشمیریوں کو کانفیڈنس میں نہیں لیا, اس سے ہمارا یونائٹڈ نیشنز میں جو سٹانس ہے اس سے کمزور ہوتا تھا. مگر ہم لے سکتے ہیں, ہمارے اگر کلیکٹیو انٹرسٹ میں ہو, اجتماعی مفاد میں اگر کوئی انڈیا سے پیس کرنا ہو, تو ہماری یہ بہت بڑی پازیٹیو چیز ہے کہ ہم وہ فیصلہ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے نفرتیں جو ہے نا یہ اپنی عوام کو اب وہ میڈیا ہائپ کے ذریعے وہ کم کر دی ہے. ہوتا ہی نہیں ہے یہاں پہ, نہ ووٹ ملتے ہیں انڈیا کو گالی دے کے, اور نہ ہی ریٹنگ ملتی ہے. تو اس لیے ان کے ہاں جس طرح 1-2 چینلز ہیں یا 1-2 بڑے ان کے جو اینکرز ہیں, ان کا دن رات کام ہے انڈیا پاکستان کے متعلق غلیظ گفتگو استعمال کرنا, تو ان کو ریٹنگ ملتی ہے. ہمارے ہاں یہ ختم ہو گیا. میں سمجھتا ہوں اس پہ ہم کوئی شرمندہ نہیں, ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم ویو گرون اپ, ہم بڑے ہو گئے ہیں, اور ہمارا وہ کہتے ہیں کہ جو ان کا obsession پاکستان میں نہیں ہے, وہ ان کے معاف کیجیے گا میڈیا سے نہیں لگتا. ان کا میڈیا دیکھیں تو لگتا ہے they're obsessed about us, ان کا ایک پیرانویا ہے ہمارے متعلق, اور وہ نارمل گفتگو نارمل لوگوں والی نہیں کر پا رہے. مجھے یاد ہے کسی نے اس پہ کامنٹ کیا تھا, کوئی انڈین نے اس پہ ٹویٹر پہ, میں نے پہلے پڑھا تھا پچھلے سال جب ہائپ کریٹ ہوئی, انہوں نے کہا کام کیجئے گا, یہ بھارتی چینلز بہت, ہم سب کی نہیں بات کر رہے, اچھے چینلز ہیں بہت, ہم خود بھی دیکھتے ہیں کہ موقع مل جائے, بچے میچور جرنلسٹ بھی ہیں, اچھے سینئر ایلیمنٹس بھی ہیں جو چاہتے ہیں پاکستان وہاں پہ ایسے ایجنٹ کہا جاتا ہے. چلے ہمارے یہاں بھی تو یہی ہے نا, اگر ہم بھی تو پیس کی بات کریں تو ہمارے اوپر بھی تو یہ اس طرح کی چیزیں چھوٹی موٹی, آپ کو بھی تو لوگوں کو یہاں پہ, لیکن اس لیول کا نہیں ہے جیسے ہم کہہ رہے ہیں. ہمارے یہاں ٹالریشن ہے, ہم مطلب نان پاپولر بات کرتے ہیں, بہت ساری پالیسیز کے اگینسٹ جاتے ہیں, ہمیں کوئی اس طرح کی نہ تھریٹس آتی ہیں, نہ ہراس کیا جاتا ہے, نہ ہمارے اوپر اس طرح کے لیبل لگتے ہیں. ہم بات کر سکتے ہیں, کھل کے کرتے ہیں, ان کا مسئلہ ہے وہ جو اس پہ کرتے ہیں. اسے بڑی انٹرسٹنگ بات کی تھی, وہ یہ تھی, انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان انڈیا کی جنگ, اور جس طرح اینکرز بھارتی اینکر, اگین آئی وڈ ریپیٹ, سارے نہیں, میں چند کی بات کر رہا ہوں, جتنا یہ ہائپ کریٹ کرتے ہیں جنگ, یہ کام کریں, جب ٹینک آ رہے ہیں تو ٹینکوں پہ ان کو بٹھایا جائے کہ آپ لیڈ کریں جناب, یہ جائیں اور جنگ لڑ کے, کیونکہ جو ہائپ کریٹ کرتے ہیں نا, پھر کیجولٹی وہی بنے نا جو مطلب چاہتے ہیں کہ ملکوں میں جنگیں ہوں, چیزیں ہوں, ایک اپرچونٹی ملی. اور اچھی چیز میں کہتا ہوں یہ کی گئی ہے کہ عثمان بزدار چیف منسٹر بہت بڑا وہاں پہ, انہوں نے آج ان کو اشارہ دے رہے ہیں, آئی ہوپ کلچرل ان کو وہ پروگرام ہوگا. لاہور کو تھوڑا سا ان کو وزٹ کروائیں, کیونکہ لاہور کے حوالے سے نا میں نے دیکھا انڈیا میں بڑے لوگوں کی خواہش ہے لاہور کو, وہ ایک رومانٹک ان کا نسٹلجیا ہے, لاہور کو کوئی صاف ستھرا بھی کروائیں. ویسے بزدار صاحب کی اطلاع کے لیے عرض ہے, میں ابھی لاہور میں تھا پچھلے ویکینڈ پہ, میں 2-1 راتیں وہیں پہ رہا ہوں. لاہور ویسے کا ویسے چھوڑ دیا, ویسے اب بات تھوڑی سی آؤٹ پہ لگے گی کہ اب تھوڑی سی مہربانی بزدار صاحب بھی فرمائیں, گورنر سرورائن کمپنی کو اگر بچا ہوا ہے کوئی وہاں پہ, اگر اپنی آپس میں کھیل کود سے فارغ ہو گئے ہوں, ایک کو کھینچ کے, لاہور گندا سے گندا تار ہو چکا ہے. عامر صاحب یہ لاسٹ میں 2 دن گزارے ہیں, مطلب میں کوئی الفاظ نہیں استعمال کرنا, وزٹر آتے ہیں, باہر سے آتے ہیں, دنیا سے لوگ آتے ہیں, آپ کا بڑا شہر ہے, خوبصورت شہر تھا. بزدار صاحب نے اس کو حالت پہ چھوڑ دیا. وہ بیوروکریٹ شہباز شریف صاحب تو اس کو تباہ کر کے گئے نا جتنا کر سکتے تھے. رہی صحیح کسر پی ٹی آئی کی حکومت کاری ہے کہ اس شہر کو گندا بنا کے رکھو. اب لوگ لاہور جو ہے آپ کی کلچرل ہماری شناخت ہے, وہ لائک اٹ اور ناٹ, دیٹس اے فیکٹ. 100 دن کے ایجنڈے میں صفائی بھی ڈال دیں, صفائی رکھیں. عمران خان صاحب کل وہیں پہ ہوں کہ مہربانی فرمائیں پرسوں کا دن کر کے تھوڑی سی کمپین چلوا لیں کہ ذرا ان کو سمجھائیں کہ صفائی کتنی ضروری ہے. انارکلی, آپ کا داتا دربار, آپ داتا دربار, رافی علاقوں میں جا کے ذرا وزٹ کریں. پنجاب اسمبلی کے نہر کے اس پار سے وہ آتے ہیں, ساری عمر ادھر ہی رہے ہیں, تو اس پار بھی آپ نے بلائے تو ہوئے ویسٹ انڈیا, ذرا مہربانی فرمائیں. یہ گندگی جو لاہور کو گند کا سینٹر بنا دیا ہے, اور چھت وہ سریا اور لوہا سیمنٹ ڈال کے گئے ہیں, یہ اکیلا جرم ہی کافی تھا شہباز شریف صاحب کو سزا دینے کے لیے کہ لاہور کے ساتھ جو زیادتی کر کے گئے ہیں, گندا کر کے گئے ہیں. اس کے آپ مطلب سروں پہ چھت ڈال دی گئی ہے لوہے کی. خیر یہ ایک علیحدہ بحث ہے, بٹ ہیونگ سیڈ آل دس, اٹس اے گڈ سٹیپ. کل ہم دیکھیں گے میرا خیال ہے اس کی تقریب کو. انڈینز کیا کرتے ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے سر, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے جو بات عامر نے کی ہے, ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے, ہمیں پیس سوٹ کرتا ہے سر, جہاں کے تاکہ یہاں پہ انویسٹمنٹ ہے, لوگ ہیں, نوکریاں جنریٹ ہوں, آن آنریبل ٹرمز, جہاں سکھ ہیں, ہندوز ہیں, بدھسٹ ہیں,
कोई डॉलर लाएं, कोई थोड़ी सी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, कोई नौकरियां जनरेट हो, हमारा इंटरेस्ट है आमिर साहब। बाकी अनरेबल वाली आपकी एक लंबी डिबेट है, दुनिया के मफादात होते हैं, अनरेबल किस्म के एग्रीमेंट नहीं होते। मेरी तो इस पे बिल्कुल डिफरेंट टेक है। अनरेबल चीज नाम की चीज दुनिया के रिलेशनशिप में नहीं होती, इंटरेस्ट होते हैं, उसी को अनरेबल कहा जाता है। ठीक है, चलिए आपने स्टेप उठाने की बात की। क्लासा साहब, ईसीसी के इजलास में बड़े बड़े स्टेप उठाए गए, बड़े बड़े सनसनीखेज इंकशाफात हैं, उनकी डिटेल आपके पास है, जरा वो भी कौम के साथ आप शेयर कर लें। आमिर साहब, बड़ा एक आपके साथ देखें कि हुकूमतें जब खुद बिजनेस कर रही हूँ, जो बात हमने कल की थी कि जब ताजर खुद हुकूमतें करते हैं, नवाज शरीफ साहब ताजर थे, उनका बिजनेस है, शहबाज शरीफ साहब ताजर थे, बिजनेस है, शायद खकान अब्बासी साहब ने उनको रिप्लेस किया, बिजनेस है, उनकी कैबिनेट उठा के देखें तो वो सारे बिजनेसमैन थे। बिजनेसमैन फैसले कैसे करते हैं जहां पे स्टेक हो इनके पर्सनल। अब शायद खकान अब्बासी साहब ने आउट ऑफ द वे जाके LNG टर्मिनल दिए थे इन्होंने एंग्रो कंपनी को, जो हम पिछले 2-3 साल से उसके हम मतलब उसकी एक हमने उसकी बैठ के चीजें रिपोर्ट की हैं। अब नए सर ये जो स्कैंडल है आमिर साहब, अंडे बच्चे देना शुरू हो गए। उस वक्त तो हम थोड़ा सा रिवाइज में कर दूं आपको याद दिलाने के लिए कि ये स्कैंडल था क्या, कि 3 बिलियन रुपीस का इनिशियल प्रोजेक्ट था। एक आपने टर्मिनल लगाना था कि गैस आनी थी वहां से कतर से, उसको आपने वहां से शिप से पोर्ट तक उसको आपने ट्रांसफर करना था, और एक पाइपलाइन बिछाई, एक थोड़ी सी उनकी पे उन्होंने कोई 1, 2, 3, 4 एकड़ जो भी थे उस पे थोड़े से उन्होंने मेक शिफ्ट अरेंजमेंट बना के टर्मिनल लग गया। इसकी इनिशियल कास्ट 3 बिलियन थी, उसको इन्होंने रिवाइज करके ऐड दे के 13 बिलियन का कर दिया। साथ में डील क्या दे दी, 10 रुपए उसमें इन्होंने बिल्कुल सीधा छक्का मारा। साथ में डील दे दी कि अगले 15 साल तक इनकी इन्वेस्टमेंट पूरी कराने के लिए हुकूमत पाकिस्तान $2,72,000 डेली इनको देगी 15 साल तक, चाहे ये इस्तेमाल हम करें या ना करें। और वो 2-3 हफ्ते इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि शिप जब जाता है कतर से आने जाने में 2-3 हफ्ते लगते हैं, उसका भी हम रोजाना $2,72,000 दे रहे हैं। अब डॉलर फिर बढ़ गया, 135 तक चला गया, तो ये पैसे भी आज भी उनको 135 के हिसाब से अदायगी हुई है एंग्रो वालों की। खैर, अब नई टर्मिनल 54% जो है ना वो सिर्फ इस्तेमाल हो पा रहा है, 45% नहीं हो रहा। और इनको रेट ऑफ रिटर्न क्या दिया गया, 44% दिया गया एंग्रो को, कराची के दाऊद सेठों को पेट भर दिया गया। इससे बड़ा रेट ऑफ रिटर्न दुनिया की तारीख में कम से कम इस हवाले से नहीं था। एवरेज 18 से 20% होते हैं, उनको 44% दिया गया कि लुट होते जो खा सकते हो कराची के सेठ दाऊद जो हैं। अब आमिर साहब यहाँ पे 12 नवंबर को एक मीटिंग हुई है सर ईसीसी की, आज की नहीं, मैं 12 की बात कर रहा हूँ, जिसको असद उमर साहब ने चेयर किया और जिसमें मैरिटाइम अफेयर्स है, जिसे अली जैदी साहब जिसके मिनिस्टर हैं, इन्होंने उसमें जाके उनको ब्रीफिंग दी सर। उसमें जो चीज है, मुझे वैसे उस ब्यूरो, मेरा दिल चाहता है, वैसे क्या को दिल बड़ा चाहता है आमिर साहब, बहुत कुछ चाहता है। ये वो जालिम जकूटे जिन है, ब्यूरोक्रेट हैं। जब इन्होंने शायद खकान अब्बासी ने कहा कि हमने टर्मिनल्स लगवाने हैं, हमने मार धाड़ करनी है, कराची के सेठ के दाऊदों का हमने पेट भरना है, और आपने रेट ऑफ रिटर्न 44% देना है, और आपने $2,72,000 इनको रोजाना देने, 15 साल तक देने हैं, और 10 रुपए का हमने छक्का भी मारना है, 3 से 13 अरब का करना है। उस वक्त इनके पास डिफरेंट रीजनिंग थी कि जनाब ये टर्मिनल लगने इस मुल्क और कौम के लिए कितने जरूरी है। अगर ना लगे तो खुदा ना खासा पाकिस्तान सुबह बंद हो जाएगा, फैक्ट्रीज बंद हो जाएगी, रोशनियां नहीं रहेंगी। ऐसा डरा के पेश किया। क्यों? शायद खकान अब्बासी साहब इस डील को थ्रू कराना चाहते थे। कतर के साथ डील हो रही थी, और कतर वाले ऑलरेडी शरीफ फैमिली कहते हैं हमारे बिजनेस पार्टनर है, जो कतर ने लेटर भी दिया था। अब नवाज शरीफ साहब बिजनेस, अपनी कंपनी को बिजनेस दे रहे हैं, दूसरे लफ्जों में कतर के जो हुक्मरान है इनके बिजनेस पार्टनर्स हैं। उन्होंने वहां पे किया, इसी ईसीसी ने सर इन्होंने अप्रूवल दी, ये डील मदर ऑफ ऑल डील्स दे दी। अब क्या हुआ आमिर साहब, अब 12 नवंबर को यही मैरीटाइम, सिर्फ वजीर बदला है सर, या असद उमर साहब का एक पॉइंट ऑफ व्यू ये बदले, वहां तो सागदार बैठे थे। अब ये इंकशाफात हुए खौफनाक किस्म के, उसी वजारत ने किए जिसने वहां पे किए थे। लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जनाब कि हम पे इसलिए ये मुद्दा नहीं डाला जा सकता, अली जैदी साहब पतली गली से निकल गए, अली जैदी साहब का कसूर तो नहीं है, उनकी वजारत के अफसरान पतली गली से निकल गए। उन्होंने कहा जनाब ये जो डील की गई थी ना, ये अगरचे पोर्ट कासिम अथॉरिटी हम हैंडल करते हैं, ये सारी ट्रांसपोर्टेशन जो भी होती है, वहां बहरी जहाज वगैरह आते हैं जो भी है, लेकिन ये जो मुहदे किए गए थे, अप्रूवल दी गई थी, ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम करके आई थी, जिसको शायद खकान अब्बासी साहब करते थे। और शायद खकान अब्बासी साहब ने वहां पे क्या हरकतें की थी जो इन्होंने कहा इनको रिवर्स करने की जरूरत है। बिल्कुल, इससे मुतालिक सनसनीखेज इंकशाफात और क्या क्या मामलात इसमें छुपाए गए, डूबियस तरीके से किए गए, तमाम डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। छोटी सी ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक
के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। अब्बासी साहब से मुतालिक आप बात कर रहे थे कि क्या हरकतें वो जाते हुए आप उन्होंने सर उनको क्या किया, उन्होंने जनाब, हालांकि अब वो कह रही है वजारत मैरिटाइम अफेयर्स कह रहे कि हमने अपोज किया था कि ये जो टर्मिनल आप लगा रहे हैं, पहले एक लगाया कराची के 2 सेठों को दिया, जो डील मैंने बता दिया आपको, फिर इकबाल जट अहमद साहब पहुंच गए कि हमने भी लगाना है जनाब। अब मैरिटाइम अफेयर्स कहते कि हमारे बोर्ड ने अपोज किया था, ये जो कहते PQ है जो पोर्ट कासिम अथॉरिटी के, कि यहाँ मत लगाएं, ये जगह नहीं है LNG लगाने की। पर हम अपने प्रोग्राम में ये उस जमाने में शोर मचाते रहे थे कि जनाब ये जो आप जितने दिन वो FSI वो जहाज आता है उतने दिन तक के लिए वो टर्मिनल जो है ना बुक होता है, बंद होता है, बाकी जहाज आ भी नहीं सकते, जा नहीं सकते। उन्होंने कोई नहीं मानता था, वो कह रहे नहीं आपको नहीं पता। उन्होंने कहा नहीं इसी जगह लगाना है, हमारे पास टाइम भी नहीं है, माल बनाने हमने पैसे बनाने हैं। वो जल्दी में थे ना, बहुत जल्दी थी, नवाज शरीफ साहब को भी और शाहिद खकान अब्बासी। अब कहते मेरे से मुकाबला कर लें, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि मौजूदा वजारत वालों को शायद चीजें उस तरह नहीं पता, हम तो सारा इसको पढ़ के बैठे हो। कहते आप मुकाबला करो, इस चीज का क्या मुकाबला कर सकते हैं कि आपकी वही वजारत आपकी कह रही है कि हमसे इन्होंने जबरदस्ती किस्म के इन्होंने LNG लगवाए, टर्मिनल लगाए। अब वो क्या बताते हैं, 4 चीजें बता रहे हैं हमारे साथ, जल्दी में लगवाए, कराची के सेठ 2 को बहुत जल्दी थी, इकबाल जट अहमद को भी अकोमोडेट करना था। उन्होंने कहा इसके 4 नुकसान होते हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि बहुत बड़ा हेल्थ हैजर्ड आ रहा है, इंसानी जान को बड़ा शदीद खतरा है कि पोर्ट के ऊपर लगाए गए हैं। ये तो उनके मुताबिक उनकी हम चीजें बता रहे हैं आपको, किसी वक्त बहुत बड़ी डिजास्टर हो सकती है इस पे पोर्ट कासिम अथॉरिटी पे। आपको पता है हमारे यहाँ जब तक डिजास्टर ना हो तो नोबडी वेक्स अप, तो इंतजार करेंगे हम जब तक ना हो। नंबर 1 ये बहुत इंसानी जानों के लिए बहुत बड़ा खतरा है जो टर्मिनल वहां पे लगा है, नंबर 1। नंबर 2 जो बात आमिर ने की है कि ऐसी जगह पे लगाए गए हैं जब इनका जहाज आता है तो बाकी सारी ट्रैफिक रुक जाती है, 40 दिन के लिए और कोई एक्टिविटी हो ही नहीं सकती, कंजेशन इतनी बढ़ जाती है बर्थ वगैरह की कि कोई ना आ सकता है ना जा सकता है। जब टर्मिनल जब ज्यादा यूज हो रहा हो तो उस दिन साल के अंदर 50 दिन ऐसे हैं कि वो इस्तेमाल नहीं हो सकता। और इसका वो कहते हैं टोटल नुकसान क्या हो रहा है, नुकसान ये हो रहा है, वो कहते हैं कि जो इंटरनेशनल जहाज आते हैं जिन्होंने ऑफ लोड होना होता है वो खड़े रहते हैं, डैमेजेस के चार्जेस पड़े हैं, आप जुर्माना हमें उनको देना पड़ता है, हमें जुर्माना दें जो डॉलरों में अदा करना पड़ता है। पिछले साल वो कहते हैं हमने दिया है तकरीबन $9 मिलियन, 90 लाख डॉलर हमने जुर्माना दिया है। और अगर ये फुल कैपेसिटी पे चलें, अपने अभी फुल पे नहीं चल रहे, तो ये जनाब आपको पड़ेंगे $1,40,00,000 पाकिस्तान को सालाना एडिशनल डैमेजेस देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा जनाब इनको मेहरबानी फरमाए यहां से शिफ्ट करें, गलत तरीके से लगाए गए थे और अब वो सारे ये स्कैंडल अंडे बच्चे देना शुरू हो गया है। असद उमर हैज टेकन ए बिग एंड बोल्ड डिसीजन, मैं समझता हूं उन्होंने हिदायत की है कि फौरी तौर पर इनका सर्वे करवाएं, इनकी फिजिबिलिटी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे, कितना फायदा हो रहा है और कितना नुकसान हो रहा है और इसको यहां से शिफ्ट करें। PQ वाले ये कहते हैं हमने इनको पहले बताया था कि जगह नहीं है लगाने वाली। अच्छा लेकिन आप PQ वाले जो हैं वो इसका पार्टनर भी बने हुए हैं, इसी पे आ रहा हूं। इतने शरीफ वो भी नहीं है। अली जैदी साहब चेक करवाएं, अली जैदी साहब को भी मेरा ख्याल है वो टर्मिनल वाले इसके सेकंड टर्मिनल के अंदर पार्टनर हैं। वो पता क्या किया इन्होंने, अब इन्होंने कहा जनाब वो उसकी वो मिसाल है ना, माफिया की जबान में कहते हैं, वो कहते हैं मेरी चूंच को तो जरा गीला करो ना, उसके लिए कहते हैं एक उसके चूंच गीले करने का मतलब है कि हमें भी लगाओ ना, हमारे भी तो भाई हमारे बीवी बच्चे भी हैं, हमने भी घर चलाने हैं। इन्होंने कहा तुम करोड़ों डॉलर कमा रहे हो, दिन का तुम्हें $2,72,000 तुम ले रहे हो जनाब, ना कराची के दाऊद सेठ साहब, इकबाल जट अहमद साहब, आप $2 लाख और $40 लाख डेली का आप ले रहे हो, 2 सिर्फ टर्मिनल 40, ये आपके $5 लाख रोज का 2 ले रहे हैं और 15 साल लेंगे। आप माल बनाए जा रहे हैं, रोजाना के डॉलर लिए जा रहे हैं, पाकिस्तान दुनिया मान से भीख मांगे कर्जे ले, आपको तो देता है रोजाना $5 लाख, कि हमारी चूंच भी गीली करें। सिक्योरिटी के इंचार्ज थे फौजी भाई हमारे, वो भी पार्टनर है सेकंड उसमें, फौजी फाउंडेशन गालबन, वो सारे फैक्टो उसी में है, सब शामिल है। सब ने कहा हिस्सा बकदरे जुस्सा हमें दिया जाए, कोई किसी को इस मुल्क के साथ रहम नहीं आता, ये अलहदा कहानी है। खैर कमिंग टू द पॉइंट, उन्होंने कहा फिर क्या करें, हमारी चूंच गीली करें। पोर्ट कासिम अथॉरिटी ने कहा, अफसरान ने कहा, उन्होंने कहा आप ऐसे करें, आपसे ना बर्थ हम किराए पे ले लेते हैं। जो बर्थें जिनका ये फरमा रहे हैं कि बर्थें जो हैं वो बढ़ गई हैं, बर्थ जो हैं और उसकी वजह से कंजेशन हो गई है, उसमें PQA खुद जिम्मेदार है। असद उमर साहब जरा इनको चेक करवाएं, इन्होंने बर्थ जो हैं इनसे किराए पे ली हुई हैं, इन्होंने कराची के 2 सेठ उन्हें उनको कुछ हजार, $10,000 या $15,000 उनको दिया जाता है किराए के नाम पे, वो अपनी जेबें भर रहे हैं। आज PQ बड़ी मजलूम बन के आ गई है। दोनों साइड में बताना चाहता हूं लोगों को कि शाहिद खकान अब्बासी साहब ने भी जो कुछ किया वो भी देख लें, कराची के 2 सोट हो, इकबाल जट अहमद उन्होंने किया, वो साइड भी देख लें। तीसरी साइड ये देख लें कि अब PQ कहते हैं जनाब ये बड़ी गलत जगह पे लग गए हैं और नहीं लगने चाहिए थे, इंसानी जानों को खतरा है, हमारा नुकसान हो रहा है। और तुम लोगों को तो नुकसान पूरा वहां से वाया भटिंडा पूरा हो रहा है, तुम लोगों ने उनसे डील की हुई है, तुम तो रोजाना उनसे डॉलर ले रहे हो, पैसे ले रहे हो। आमिर साहब मुख्तसरन ये
किसी को इस मुल्क पे और इस मुल्क के वसाइल पे, सोसाइटी पे कोई तरस नहीं आता। ये समझते आसमान से कोई ये मखलूक उतरेगी, इस मुल्क पे हुकूमत करेगी, इसको ठीक करेगी। आज पीके जो है वो मजलूम बन के गई है और असद उमर को ब्रीफ किया है कि जनाब ये टर्मिनल जो है ना, ये बड़े गलत लोग हैं, ये बड़ी हरकतें की हैं, इसको शिफ्ट करें। असद उमर साहब जरा इनसे ब्रीफिंग मंगवाएं कि तुम लोगों ने जो उनको बर्थ अपनी किराए पे दी है, किस टर्म्स एंड कंडीशन में दी है। जब तुम लोगों को पता था ये गलत टर्मिनल लग रहे हैं, तो तुम लोगों ने उनके साथ एग्रीमेंट क्यों किया है कि हमारी बर्थ इस्तेमाल होगी, 15-20 हजार डॉलर आप हमें भी देंगे, हमारा हिस्सा भी देंगे। या असद उमर को इस पे ब्रीफिंग लेनी चाहिए। सही। तो इस पे साथ में वो जो है 2 टर्मिनल्स जो उन्होंने कहा और जो लगाने चाहिए, जो नहीं लगेंगे बाय द वे उनको कोई कैपेसिटी चार्जेस नहीं है, क्योंकि गुंजाइश इतना प्रॉफिट है कि प्राइवेट सेक्टर लगाने को तैयार है। पूरे ये कैपेसिटी नहीं पूरी हो रही है, नए लग नहीं सकते, कैपेसिटी नहीं पूरी हो रही पहले वालों की सारी। हम सोच रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है ना 100 दिन का अपना उसकी बड़ी सुन रहे हैं कि बड़ी तैयारी हो रही है। सारी वजारतों से, काफी इंपॉर्टेंट वजारतों से जो है ना अपना वो बना रहे हैं प्लान। अगर नहीं क्लास सब सुनाई दे रहा तो मुझे अभी तक जो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा कांचे हैं, सबसे ज्यादा बचत हो सकती है, तो वो एनर्जी पॉलिसी है। वो नहीं मुझे सुनाई दे रहा अभी तक भी कि ये सारे वो भी इसका हिस्सा होगा, ये नहीं होगा। सो लाइक टू, मगर क्या साहब, मैं आपकी हिदायत के एन मुताबिक जो है वो एजुकेशन पॉलिसी की जो आज उस पर चला गया, और मैं समझता हूँ कि ये रुक जाए, मैं हमने कल आपसे पहले शरारत करें। मैं शरारत नहीं करूँ, रुक जाए। कल यहाँ पे आप बिल्कुल लड़ने पे तैयार हो गए थे, आपने कहा जी मैं कल जाऊंगा, शफकत महमूद साहब से बात पूछूंगा, फिर बात करेंगे। अभी आप लोग बात ना करें। अभी मुझे बताएं, आपने उनसे पूछा था जो मैंने कल आपसे रिक्वेस्ट की थी कि जनाब आप बाकी आपसे 24 किलोमीटर के आप वजीर हैं, कोई बड़ी बात है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, कोई इलाका छोटा बड़ा नहीं होता। इसी 24 किलोमीटर को क्या आप एक आइडियल एक यहाँ स्कूलों को बना देंगे जिसको चारों सूबों फॉलो करें, और यहाँ पे इनको प्राइवेट सेक्टर स्कूलों के बराबर और कुछ नहीं 5 स्कूल ला दे। आपने कहा था मैं शफकत महमूद से पूछ के सवाल का जवाब दूंगा, बाकी बातें छोड़े, पहले जवाब में आपकी बात हुई। आप खुश होंगे बहुत ज्यादा कि मुझे ये पूछने की जरूरत नहीं की कि जो आप जितना सोच रहे थे उससे बहुत ज्यादा उन्होंने वादा कर लिया है कि मैं ये कमिटमेंट करूंगा। कि आपकी इतला के लिए कि उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद में मैं एक बच्चा भी स्कूल से बाहर नहीं रहेगा। सुन लेना, अब मुझे इजाजत देना उसमें कि वहां पे जो थी वो पॉलिसी अनाउंस कर रहे थे स्टेज पे, तो उन्होंने जो मैं पूछना चाह रहा था मेरे अंदाजे से बहुत ज्यादा एम्बिशियस, बल्कि मैं समझता हूं कि इम्तिहान में पीटीआई गवर्नमेंट और ये भी पढ़ गए हैं कि इन्होंने जो वादे कर लिए हैं मैं बताता हूं क्या है, वो पूरे कैसे करेंगे। तो पहली बात यह है कि मुझे जो आप और हम भी कहते रहते थे कि ना बड़ा ना चंगा बंदा जो एजुकेशन में लगा दिया। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तालीम का इतना मसला है, और उन्होंने खुद भी कहा, उन्होंने कहा मेरा मजाक ही बन गया, लोग कहने आए बड़ी हमदर्दी आपके साथ, क्या आपने तालीम में डाल दी है। तो तालीम पाकिस्तान का इतना बड़ा मसला है कि उधर आपने सबसे अच्छा आदमी लगाने की जरूरत थी। और मैं समझता हूँ कि ये भी जो आइडिया के 18वीं तरमीम के बाद वो नहीं है। साहब 18वीं तरमीम के बावजूद जो है तालीम और हेल्थ जो है उसकी आपकी मेजर पॉलिसी इस्लामाबाद से बनानी है। अच्छी खबर यह है कि बाकी चीजों के अलावा जो उन्होंने एक ये कहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी, एक तो ऑफ कोर्स की है कि 2.25 करोड़ जो बच्चे हैं उसकी पॉलिसी बनानी है, उनको स्कूलों में कैसे डालना है। वो कह रहे हैं अब ये एक चैलेंज है कि कैसे करेंगे, उनको है सूबों को कैसे लेंगे। मगर उन्होंने कहा है कि सूबों को साथ लेके सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है यकसा तालीमी निज़ाम, कि हमारे यहाँ ये जो अंग्रेजी मीडियम, उर्दू मीडियम और मदरसा मीडियम जो है ये एक जरिया बन गया इस्तेसाल का कि गरीब के बच्चे और देहात के कस्बों के बच्चे और जो सरकारी स्कूलों के बच्चे जिनको टाट के बच्चे कहा जाता है या मदरसा के बच्चे, उस तरह की अंग्रेजी नहीं बोल सकते तो उनको समझा जाता है कि वो कम लायक हैं। उनको हर जगह पे, हर इम्तिहान में, हर नौकरी में, मुआशरे के अंदर वो इज्जत तकरीम नहीं मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि सारे स्टेक होल्डर्स को मनवा लेना, कि प्राइवेट स्कूलों को भी मनवा लेना, मदरसों को तो ऑफ कोर्स। जो मेरे लिए हैरानी थी कि आज उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा मजे की बात यह है कि हमारे सिस्टम मदरसों से नहीं आ रही, हमारे सिस्टर्स जो आ रही है वो इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूलों से आ रही है जो कि यकसा निज़ाम के अंदर नहीं है। दूसरा चैलेंज ये है कि सूबों को, फिर यह है कि हमारे राइटिस्ट, लेफ्टिस्ट, लिबरल सबको एक पेज पे लगा के जनाब एक निज़ाम यकसा कर लें। और उसमें जो मेरा कंफ्यूजन था, मैं समझता था बड़ा मुश्किल है कि सूबों को कैसे कन्विंस करेंगे, सिंधी अपना एक हिस्ट्री पढ़ाना चाहेंगे, वो है। उन्होंने कहा नहीं, हम 5-6 सब्जेक्ट्स पे फोकस करेंगे जो कि साइंस से रिलेटेड या इस तरह की चीजों से हैं, जिसपे कंसेंसस करवा लें कि ये जो है दुनिया भर में ऐसे ही होता है कि वो मनवाना है। और ये मैं समझता हूं बहुत ही बड़ा चैलेंज है। एक ये,
दूसरा मैं समझता हूँ कि एजुकेशन सिर्फ होने से नहीं पता चलता। जो फिगर्स उन्होंने शेयर किए हैं पाकिस्तान के, फॉर एग्जांपल मेरे लिए भी वो नए थे कि जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं सबसे ज्यादा जो आप रोना रोते रहते हैं वो सराइकी एरियाज में है। बहावलपुर के अंदर एनरोलमेंट जो पाकिस्तान में बच्चे स्कूलों में है, एवरेज जो औसत है वो 57% है। बहावलपुर में सबसे कम है 40%। सबसे ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर जो स्कूल में नहीं जा रहे वो बलोचिस्तान सिंध से भी ज्यादा वो सराइकी एरियाज में है। सर तो मैं क्विकली इस पे हम बात करते रहेंगे, पर मैं कल के लिए लास्ट लाइन आज इनका दिल नहीं तोड़ना चाहता। मैं कल इनके जो ये गुफ्तगू फरमा रहे हैं, मैं कल इनका पोस्टमार्टम करूंगा, अभी 30 सेकंड में नहीं हो सकती। उन्होंने बड़ी लंबी पिक्चर में जाके जो क्वालिटी के इश्यूज हैं, मुस्बत का मसला नहीं है भाई, हम खुदा ना खासा कोई दुश्मन तो नहीं है ना इस मुल्क के, ना शफकत महमूद साहब के, ना तलीम के, लेकिन अब आपने सिर्फ कॉस्मेटिक चीजें, ये वो तकरीरें जो हम सुनते रहे, इस पे बड़ी सीरियस गुफ्तगू की जरूरत है कि क्या सिर्फ एनरोलमेंट कर लेना काफी है या क्वालिटी एजुकेशन जिसका हम रोना रो रहे हैं। सारा फोकस ही क्वालिटी चले कल पे हम इसको करेंगे, ये इसका पोस्टमार्टम इसका करेंगे, नेगेटिविटी का मसला नहीं है। इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। वही ये तो मेरा ये रिपोर्ट आधी से ज्यादा उस बारे में है। सर रिपोर्ट आई होप कि उस हफ्ते उन्होंने शफकत साहब ने खुद भी पढ़ी होगी, आई होप सो। इस पे कल बात करेंगे, इस पे कल तक के लिए रख लें जरा। आज का मैच जरा ड्रा पे कर लेते हैं, कल इसको दोबारा उठाएंगे, इसको पढ़ के बात करेंगे। चलिए आमिर साहब का जोश अभी बाकी रहने देते हैं, एक रात के लिए, कल के शो में इसका पोस्टमार्टम करेंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम भी अपने इख्तिताम को पहुंचना। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।